प्रयोजनवाद, देखिए ये भी एक वाद है। और हम लोग जिस तरह से आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्राकृतिकवाद पढ़े हैं, उसी हिसाब से एक प्रयोजनवाद है। क्या हुआ? आ जाएगा, दिख रहा है मुझे। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। हम्म। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए, जिस तरह से हमने आदर्शवाद पढ़ा, यथार्थवाद पढ़ा, प्राकृतिकवाद पढ़ा, ये सभी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यथार्थवादी लोग क्या सोचते हैं, क्या उसका उसका मॉडल क्या है, उनका उनका किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं, प्राकृतिकवादी किस पर जोर देते हैं, आदर्शवादी किस पर जोर देते हैं, और किन चीज़ों की बात करती है। इसी हिसाब से हम लोग एक प्रयोजनवाद की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहली बार ही सुने होइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जनरली हमारे सिलेबस में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ही हटके लग रहा होगा। खैर कोई नहीं, बात करते हैं प्रयोजनवाद को। प्रयोजनवाद को हम लोग प्रागैमेटिज्म कहते हैं। इसका मतलब होता है, ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया हुआ है, जिसका मतलब होता है किया गया कार्य। इसका मतलब होता है क्या किया गया कार्य। चलिए, और इसको जो मानने वाले लोग हैं, वो इन सब से कुछ अलग मानते हैं। मतलब वो यानी इस दुनिया को, इस संसार को, इस जीवन को कैसे देखते हैं। हमने अभी अलग अलग लोगों की बात की ना, अलग अलग टाइप के लोग हैं। कुछ लोग आदर्शवादी है, कुछ लोग यथार्थवादी है, कुछ लोग प्रकृतिवादी है, हाँ, तो कुछ लोग प्रयोजनवादी है। और अब अलग अलग लोगों को नज़रिया से हम लोग देखेंगे या समझेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, अलग अलग लोग क्या सोचते हैं। ये प्रयोजनवाद यह कहता है कि संसार में कुछ भी जो है ना, जो कुछ भी है, वो सब अपनी जगह पे है। वो सब अपनी जगह पे है, और आप उसे सही या गलत जो है, आपके हिसाब पर डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा अलग बात लग रहा है। इनका कहना है इनका कहना है कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो सब सही है, मतलब सब अपने जगह पे है, और वो सही है कि गलत है, ये आप पे डिपेंड करता है। नहीं तो प्रयोजनवाद कुछ ऐसा मानते हैं। चलिए इसको जान जाते हैं। प्रयोजनवादियों का अटल विश्वास है कि कुछ भी पहले से निर्धारित सही तथ्य अथवा सत्य नहीं होता है। मतलब कोई भी चीज़ जो है निर्धारित, पहले से जो चीज़ है वो सब पहले से निर्धारित है। सही सही तथ्य या असत्य कुछ नहीं होता है। मनुष्य अपनी क्रियाओं द्वारा अपने लिए सत्य तथा असत्य का निर्धारण करता है। मतलब कहता है कि कोई चीज़ सही या कोई चीज़ गलत कुछ नहीं होता है। इनका मानना होता है कि कोई भी चीज़ सही या गलत कुछ नहीं होता है। मनुष्य जो होता है वो उसके हिसाब से उस चीज़ का निर्धारण करता है कि वो उसके लिए सही है या गलत है। थोड़ा जटिल भाषा का प्रयोग किया गया हुआ है। मनुष्य पहले क्रिया अथवा प्रयोग करता है तथा उस क्रिया के फल के अनुसार ही सिद्धांतों तथा विचारों का निर्माण करता है। उसके बाद मनुष्य उन सभी तथ्यों को सही मानता है जो उसके प्रयोग के आधार पर सिद्ध किए गए हो। जैसे में मान लीजिए कि हम लोग अभी अभी हम लोग 8 ग्रह को जान रहे हैं कि ब्रह्मांड में 8 ग्रह है, ये है। तो अभी तक तो हम यही कर रहे हैं कि 8 ग्रह है, 8 ग्रह है, 8 ग्रह है। तो मनुष्य, हम लोग किताब में भी पढ़ रहे हैं कि हमारे पास 8 ग्रह है, और सूर्य है, सूर्य सबका सेंटर में है, और सूर्य सबका मुखिया है, और सूर्य के सारे सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो क्यों हमारा जो समझ था, हमारा जो पहुंच है वहाँ तक है, तो हम इसी को सही मान रहे हैं, इसी को दुनिया मान रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारे ऐसा सूर्य, हमारे ऐसा पृथ्वी कहीं और भी हो, जिसको आज तक न हम जान पाए न हमारे वैज्ञानिक जान पाए हैं। तो यही कहना चाह रहा है कि इस दुनिया में, धरती पर जो कुछ भी है वो आपके समझ के हिसाब से वो सही है गलत है, सब अपनी जगह पर है। उसका सही या गलत कहना उचित नहीं है। लेकिन जो आपके हिसाब से, यानी जो मनुष्य के हिसाब से जो सिद्ध हो जाता है, तो जो उसको लगता है कि ये सही है तो सही है, उसको लगता है कि ये गलत है तो गलत है। इनका यही मानना है। ठीक है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य, वास्तविकता, अच्छाई, बुराई, ये सब सापेक्ष शब्द है। ठीक है, ये पूर्व निश्चित नहीं है कि क्या अच्छा है अथवा क्या बुरा है।
इनके अनुसार सत्य तथा वास्तविकता अनेक है। इन सबको मानव अपने प्रयोग तथा अनुभव के द्वारा सिद्ध किया है। मतलब कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ गलत है, ये कहना किसी प्रकार से उचित नहीं है। ये जो है मनुष्य जो है अपने हिसाब से उसको सही, अच्छा या गलत कहा है। तो कोई भी चीज़ अपने जगह पर है और उसको आप सही या गलत मनुष्य खुद करता है। ठीक है। अतः केवल वही बात सत्य है जिसने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। हाँ, इसी को हम लोग प्रयोजनवाद कहते हैं। ठीक है। प्रयोजनवादी जो है विचारधारा वाले व्यक्ति परिवर्तनशीलता में विश्वास रखते हैं। अब इनका ये कहना होता है कि जो चीज़ आज सही है, जो नियम आज सही है, हो सकता है कि ये नियम आने वाले समय में गलत हो जाए। तो ये चीज़ अटल सत्य कैसे हो गया? जैसे में आप मान लीजिए कि आज से 50 साल पहले पुरुष लोग धोती कुर्ता पहनते थे और ये नियम था, या पुरुष का शादी हो रहा है, जो लड़का दूल्हा बनता था वो धोती और कुर्ता में जाता था या कुर्ता पैजामा में जाता था। तो वो उस समय का नियम था, उस समय के हिसाब से सही था। लेकिन जब आप समय बदला है तो क्या वो चीज़ें बदल गई ना? तो जो उस समय सही था, हो सकता है कि वो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो आज गलत हो सकता है। जो उस समय के लिए सही था वो आज गलत हो सकता है, या उस समय गलत था वो आज सही भी हो सकता है। तो ये इनका मानना होता है कि जो विचारधारा होता है ना, वो परिवर्तनशील होना चाहिए, और वे लोग परिवर्तनशीलता में ही विश्वास रखते हैं। ठीक है। तो उनका यही कहना था कि जो कल सत्य था वो आज भी सत्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है, या जो कल असत्य था वो आज भी, जो कल सत्य था, जो कल असत्य था, जो आज सत्य हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इनके हिसाब से विचारधारा बदलती रहती है और विचारधारा को बदलते रहना चाहिए। तो ये प्रयोजनवादी का सिद्धांत है। ठीक है। अर्थात जो विचार या मूल किसी देश के लिए फलदायक है, वो विचार किसी और देश के लिए हानिकारक भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए सही है। मान लीजिए कि हम लोग परमाणु बम बनाएंगे इंडिया में, तो ये परमाणु बम बनाना हम लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा बात है, हमारा सैन्य शक्ति मजबूत हो रहा है। लेकिन ये परमाणु बम इंडिया बनाएगा, ये नियम हमारे लिए ठीक लग रहा है, लेकिन ये नियम पाकिस्तान के लिए ख़राब है, ये नियम नेपाल के लिए ख़राब है, ये नियम चीन के लिए ख़राब हो सकता है, उनको खरा अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो मान रहे हैं या आप जो समझ रहे हैं वो आपको सही लग रहा है, वो सबको सही लगे, नहीं, या सबके लिए वो सही हो, ऐसा भी नहीं है। तो यही बात ये कहना चाह रहा है मूल रूप से। तो इसी को हम लोग प्रयोजनवादी लोग कहते हैं। ऐसा लोग जो किसी चीज़ ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ आप कार्य करते हैं और कार्य करने के हिसाब से सही या गलत होता है, वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? प्रयोजनवादी लोग बोलते हैं। ठीक है। तो आप अब इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा की बात करें, रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद मूलतः एक मानववादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य कार्य करने में अपने मूल्यों का सृजन करता है। वास्तविकता अभी भी निर्माण की अवस्था में है और अपने स्वरूप का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए छोड़ देता है, और हमारे सत्य मनुष्य को निर्मित वस्तुएं हैं। जैसे में देख लीजिए, इनका कहना ये है कि हमारे जितने भी सामान है ना, उसका कुछ हिस्सा अभी निर्माण हो रहा है। अभी निश्चित रूप से हम जो आने वाले 10 साल 20 साल क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि बहुत चीज़ बन रहा है। हमें पूरा नहीं जानने कि दुनिया कैसा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जान रहे हैं, थोड़ा बहुत ही जान रहे हैं। तो कुछ चीज़ तो हम आज सत्य मान रहे हैं, हो सकता है कि ये सत्यता और बढ़ जाए, इसकी व्याख्या और बढ़ जाए आने वाले समय में, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये रॉस के अनुसार इनका कहना है। और जेवी प्रेंट के अनुसार क्या कहते हैं कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत है, सत्य का सिद्धांत है, ज्ञान का सिद्धांत है, वास्तविकता का सिद्धांत देता है। ये प्रयोजनवाद की अच्छाई की बात हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड।
चलिए, प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत की कुछ विशेषता है। सबसे विशेषता यह है कि ये परिवर्तनशील है, सत्य के आधार पर प्रयोग होता है, लचीलेपन का सिद्धांत है, विचारों की अपेक्षा क्रिया को प्रधानता देता है, सामाजिक मूल्य पर बल देता है, जीवन के मूल्य एवं लक्ष्य परिवर्तनशील है, इसमें केवल भौतिक संसार ही सत्य है, और आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि ये दोनों का मिला जुला है। चलिए, सत्य परिवर्तनशील है। जो हमारे इस विचारधारा को जो मानते हैं, प्रयोजनवाद विचारधारा को मानते हैं, उनका मानना है कि सत्य जो है परिवर्तनशील है, यानी यह देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यदि सत्य सदैव के लिए निश्चित और अपरिवर्तित मान लिया जाए तो मानव समाज अपना विकास नहीं कर पाएगा तथा संसार की गति रुक जाएगी। इस प्रकार प्रयोजनवादी आदर्शवादी की भांति प्राचीन सिद्धांतों का चिंतन मनन में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये जो प्रयोजनवादी है, ये क्या मानते हैं कि सत्य जो है परिवर्तनशील होता है और ये समय के हिसाब से बदलता रहता है। अगर ये निश्चित हो जाए कि हर चीज़ वही है तो वही है, तो क्या होगा, मानव का जो विकास है वो रुक जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सत्य का आधार प्रयोग। इनका जो आधार है किसी चीज़ का, उसका आधार क्या है, प्रयोग है। प्रयोजनवादी सत्य का आधार प्रयोग को मानते हैं। उनके अनुसार सत्य का निर्माण प्रयोग के द्वारा किया जाता है। इनके अनुसार सत्य परिवर्तनशील है, न कि अस्थायी। वह समय समय पर बदलता रहता है और उनके अनुसार मनुष्य अलग अलग क्रियाएं करते हैं अथवा प्रयोग करता रहता है कि जिनके परिणाम ही सत्य की व्याख्या करते हैं तथा सत्य के निर्माण का आधार बनते हैं। तो सत्य क्या है, सत्य हमेशा परिवर्तनशील है और ये हमेशा बदलता रहता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एक समय में हमारे पास सती प्रथा था। हमारे धर्म में सती प्रथा नाम का प्रथा था, इसको कुप्रथा बोलिए, हाँ कुप्रथा था। तो उस समय तो ये सत्य था, क्या आज के दिन में भी सत्य है। इस विधवा विवाह पहले नहीं था, नहीं करना होता था, लोग उसको खराब मानते थे, तो शायद उस समय के हिसाब से सत्य था। लेकिन आप आज भी उसको सत्य मानिएगा क्या, नहीं मानिएगा ना। अगर वो अटल सत्य होता तो ये चीज़ें आज भी होती रहती। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। अंजना कुमारी, अंजना माइक बंद करिए। चलिए, सर बीच बीच में क्लास क्यों कट जा रहा है? वो आपके नेट का प्रॉब्लम होगा, क्लास नहीं कट रही है। मेरे नेट का हम्म। कट जा रहा था तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। चलिए, वो क्लास आपका नेट का प्रॉब्लम होगा। चलिए, विचारों की अपेक्षा क्रिया की प्रधानता, मतलब जो ये जैसा ये पहले लचीलेपन का सिद्धांत जान लीजिए। लचीलेपन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा नियम या कानून जिसको आसानी से बदला जा सके, उसे हम लोग लचीलापन बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसी चीज़ को हम फिक्स नहीं कर दे कि हाँ यही तो वही, यही नहीं, यही तो यही वाला बात लचीलापन नहीं होता है। मतलब ऐसा प्लान, ऐसा विचार जो जो आराम से बदला जा सके। और यही विकासशील प्रक्रिया का सिद्धांत यही है, लचीलापन। आप भी किसी चीज़ के लिए एग्रोवेट नहीं हो सकते हैं, एकदम जिद पर नहीं आ सकते कि हाँ यही सही है। हो सकता है कि आप भी गलत हो। तो लचीलेपन का सिद्धांत इनके अंदर है। विचारों की अपेक्षा क्रिया की प्रधानता। ये लोग क्या करते हैं, ये विचार की अपेक्षा अपने कार्य को प्रधान देते हैं। विचार मतलब पुराने लोगों का विचार सुन सुन के नहीं लोग बोलता रहता है, उस पर भी भरोसा कम करते हैं। वो किस पर भरोसा करते हैं, काम पर भरोसा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक जीवन पर बल। जो जो प्रयोजनवाद के लोग हैं वो सामाजिक जीवन पर बल देते हैं, यानी प्रयोजनवाद सामाजिक को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अतः समाज में ही उनका जीवन विकसित होता है। समाज में रहकर व्यक्ति में विभिन्न सद्गुण, हाँ, सहयोग, नेक्स्ट पेज क्यों नहीं आ रहा? सहानुभूति। अच्छा, नेक्स्ट पेज आपके नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेज तो नहीं दिख रहा है। 1 सेकेंड। दिख गया सर। चलिए, तो ये सामाजिक जीवन पर, ऊपर का एक बार दिखा दीजिए ना, 5 से ऊपर 4 3 1 2।
हाँ ये देख लीजिए। कौन नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए यही है। इससे ऊपर अब नहीं है, वो तो वही 8। हाँ हाँ, ये 8 चीज़ें हैं जिस पर बात करते हैं। हर एक में 8 8 हम सिद्धांत पर है ना, हर एक चीज़ का। हाँ, तो ये 8 है। लचीलेपन का सिद्धांत है, विचारों की अपेक्षा की सिद्धांत है, सामाजिक जीवन पर बल की बात हो रही है। ठीक है। जीवन के मूल्य एवं लक्ष्य परिवर्तन, जीवन के मूल्य एवं लक्ष्य परिवर्तनशीलता की बात हो रही है, यानी प्रयोजनवाद के अनुसार। चलिए, तो प्रयोजनवाद के अनुसार जिस प्रकार सत्य परिवर्तनशील है, उसी प्रकार जीवन के उद्देश्य एवं लक्ष्य परिवर्तनशील है। मनुष्य के लिए कोई पूर्व निर्धारित मूल्य नहीं होते हैं एवं उसके मूल्यों का निर्धारण करना पड़ता है। जीवन का प्रयोग व क्रियात्मकता द्वारा वह समूह स्वयं नए मूल्य और आदर्शों की खोज करता है तथा परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो जीवन क्या है? जीवन के बहुत बड़ा मूल्य है और लक्ष्य क्या है? परिवर्तनशील होता है। आदमी अपना क्रिया करता है और उस क्रिया में जो भी चीज़ उसको मिलता है उसको ढूंढता है और हमेशा उसमें कुछ न कुछ मिलता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अपने आवश्यकता के अनुसार उसे लोग अपना चेंज करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। तो क्या है जीवन? क्या है जीवन का लक्ष्य? क्या होना चाहिए? परिवर्तनशील होना चाहिए। ठीक है। इनका भी मानना वही है जिस तरह से हम लोग भौतिकवादी की। हाँ, फिर नहीं दिख रहा है। आज क्या हो रहा है? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये आज की क्लास ये रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, ये आपको ऐप पर मिल जाएगा बाद में भी, टेंशन नहीं लीजिए। सर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ, आज का क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, भौतिक संसार ही सत्य है, ये भी इनका मानना है। जिस तरह से हम लोग यथार्थवादी में पढ़े थे ना कि उन्होंने भौतिक मतलब संसार को ही मेन माना है, तो इस तरह से इनका भी भौतिक जो संसार है वही सत्य है। ठीक है। ये जो है, ये जो विचार है आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद। देखिए, आदर्शवाद में क्या है? भक्ति की बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है। और प्रकृतिवाद में किसकी बात हो रही है? प्राकृतिकवाद में मनुष्य जो है, ये जो जितना भी प्रकृति में जो चीज़ें हैं उसकी बात करता है और बोलता है कि हम इसी में पैदा लिए हैं और इसी में मर जाना है और इसी का हमको समुचित देखभाल करना है, इसी की बचाव की बात करना है। तो इस दोनों का जो है मिला जुला रूप है ना, ये इस पर पड़ता है। इसीलिए दो चीज़ का मिला हुआ भाग को हम लोग मध्यम मार्ग करते हैं। अच्छा, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है ना वो मध्यम मार्ग है। ठीक है। कोई पूछता है, एग्जाम में आता है बहुत सारे चीज़ कि भगवान बुद्ध का कैसा मार्ग है? मध्यम। मध्यम का मतलब होता है अति भला न बोली, अति भला न चुप, अति भला न वर्षा, अति भला न धूप, यानी अति सर्वत्र वर्जित। एक संस्कृत में भी श्लोक है, कहा गया है ना। तो मध्यम मार्ग में रहने से मतलब आदमी बहुत अच्छा करता है। जैसे कोई चीज़ का दुख है तो दुख को दुख से समझिए, ज़्यादा नहीं सोचिए। नहीं, चिंता ही चिता की समान होता है। ये सारी बातें भी इसमें कहा गया है। मध्यम मार्ग की बात जहाँ भी होगी ना तो वो ये कहेंगे कि अपने लाइफ को नॉर्मली ले चलिए, नॉर्मली, न तो ज़्यादा धीरे ले चलिए न तो ज़्यादा तेज ले चलिए। इसी को हम लोग मध्यम मार्ग बोलते हैं। तो ये मध्यम मार्ग की बात भी कहा है। तो मध्यम मार्ग में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि दोनों का विचार का हल्का मिला जुला रूप। ठीक है, इसी को मध्यम मार्ग कहा है। ठीक है। अब प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था क्या है? देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, ये इस बुक का यानी पेपर नंबर 2 का, जो आपका 2 नंबर पेपर होगा उसका ये आधा खत्म हो चुका है। ठीक है। 2 से 3 दिन में हम लोग 4 दिन में लगभग ये बुक खत्म कर लेंगे जो पेपर 2 का है। अभी पेपर 2 चल रहा है, फिर पेपर 1 चलेगा, फिर 3 चलेगा। ठीक है, फिर 4 चलेगा। ये 4 क्लासेज हम लोग आपके यहाँ से आपको लाइव मिल जाएगी। बाकी जो आपका एक सिलेबस सब्जेक्ट वाला होगा वो सब्जेक्ट वाला आप लोग खुद से देख लीजिएगा। सब्जेक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उसे ऑनर्स वगैरह सब में पढ़े हैं, तो सब्जेक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग आपको पढ़ना जरूरी है, जो टीचिंग हम पढ़ा लेते हैं। ठीक है। हाँ, आप लोगों का फॉर्म भी भरा रहा है। आज से 18 तक भरे जाएंगे, 18/3। ठीक है। सभी आदमी अपना पेमेंट क्लियर कर देंगे। चलिए, ये सारा नोट्स मिल जाएगा ऐप पर। आज से ये क्लास रिकॉर्डेड पहुंच जाएगा। ठीक है। थोड़ा 2-3 दिन का और झंझट है, कुछ एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं इस। हाँ हाँ, कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं, इस वजह से हम सबका काम नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पूरा नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सेटिंग वगैरह करना है इसमें। ठीक है। चलिए,
होली के बाद से आपको बोर्ड वगैरह पर भी क्लास मिल जाएंगे और टीचर भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास चलेगी। चलिए, प्रयोजनवादी शिक्षा की क्या गुण है और क्या विशेषता है। ठीक है, प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को जीवन में काम आए। प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन करने की क्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक तथा मनुष्यों के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, स्वयं जीवन है। हाँ, इनके अनुसार शिक्षा व्यवहारिक तथा क्रिया प्रधान होनी चाहिए। ये दंडात्मक अनुशासन की निंदा करते हैं तथा सामाजिक अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। प्रयोजनवादी बाल केंद्रित शिक्षा, क्रिया प्रधान शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा तथा व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हैं। यह प्रयोग कर सिद्ध किए जा सकने वाले तथ्यों को ही सत्य मानते हैं। यह विचार की अपेक्षा व्यवहारों पर बल देते हैं और इसमें नवीनता को स्वीकार किया जाता है। नवीनता मतलब यहाँ नया से है, नया। ठीक है, तो ये सारी प्रयोजनवादी शिक्षा के गुण हैं। ठीक है, चलिए, आप एक कल आज 2-3 दिन से एक टॉपिक आ रहा है ना, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, तो आप सभी लोगों प्रयोजनवादी क्या है सर? प्रयोजनवादी जिस तरह से हम लोग प्रकृतिवादी पढ़े थे, जो प्रकृति से प्यार करता है उसे प्रकृतिवादी बोलते हैं। नहीं, यथार्थवादी जो भौतिक चीज़ों से प्यार करता है, मतलब जो भौतिक चीज़ों को विशेष महत्व देता है उसे यथार्थवादी बोलते हैं। जो भगवान में वेद पुराण में विश्वास रखता है उसे आदर्शवादी बोलते हैं। नहीं समझ रहे हैं? इसी हिसाब से जो जो वैसा क्रिया में भरोसा रखता है प्रयोग पर, यानी प्रयोग में जो मनुष्य को सही लगता है उसी को सही मानता है, और जो प्रयोग में मनुष्य को गलत लगता है उसे गलत मानता है, ये क्या है? ये ही प्रयोजनवादी है। मान लीजिए कि आप लड़की हैं, नहीं, और आपको कोई अच्छा सा आप जीन्स नहीं पहनते हैं और आपको कोई अच्छा सा जीन्स गिफ्ट कर दे, शर्ट गिफ्ट कर दे, आप उसको कभी पहनते नहीं, ना कभी पहनेंगे, तो आपको बुरा लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलिए भाई। यस सर। बुरा लगेगा। लेकिन वही शर्ट और जीन्स किसी लड़का को गिफ्ट किया जाए तो उसको अच्छा लगेगा? सकते हैं, अच्छा लगा। अच्छा लगेगा। तो चीज वही है, लेकिन अपने प्रयोग के हिसाब से गलत हो जाता है और कुछ चीज सही हो जाता है। यही कहता है प्रयोजनवादी, सिंपल भाषा में समझा दिया। ठीक है, तो यही प्रयोजनवादी का मतलब होता है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं ना वो अपने जगह पर ठीक है। नहीं, मनुष्य को जो सही लगता है, कोई अपना जांच करता है, परख करता है, परखता है, जो उसको सही लगता है तो उसको सही मानता है, और जो गलत लगता है उसको गलत मानता है। इस दुनिया सबको प्यारा नहीं लगता है। अगर सबको लगता तो कुछ लोग ऐसे ही नहीं मर जाता क्या? कुछ लोग लगता है कि दुनिया बोझ बन गया हुआ, कुछ लोग एंजॉय कर रहा है। तो चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही है, वो अपने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर सही या गलत होता है, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोजनवादी क्या है? एक प्रकार का ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक प्रकार का दर्शन है। हम लोग अभी दर्शन पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। तो उन्हें बताया ना कि दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे प्रकार के लोग हैं और सबका विचार अलग अलग है। हाँ बताइए। ये भी कह सकते नहीं, प्रयोजनवादी का ये गुण है कि वो बदलाव की बात करता है। नहीं, वो कहता है, हाँ सही बात, वो कहता है कि जो चीज़ आज सही है वो कल भी सही रहेगा, ये बात नहीं है। आज आप लोग के शादी ब्याह होगा तो मम्मी पापा खोज के ले आते हैं या जाते हैं अगुवाई करने के लिए। हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद मम्मी पापा की बातें खत्म रहेगा, तो क्या उस समय वो चीज़ गलत हो जाएगा? नहीं, वो उस समय के हिसाब से सही है, वो उस समय के हिसाब से सही होगा। तो जो आज सत्य है वो कल भी सत्य रहे ऐसा नहीं है, ये कौन मानते हैं? प्रयोजनवादी मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अलग अलग विचारधारा हम पढ़ रहे हैं, ये आप लोग सिंपल में समझिए। हम बहुत मतलब सिंपल भाषा में बोल दे रहे हैं कि हम लोग इस दुनिया में कितने प्रकार के लोग रहते हैं और कितने प्रकार लोग क्या क्या मानते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। फिलोसफी का मतलब क्या होता है? कोई लोग नहीं कहता कि तुम्हारा फिलोसफी हम समझ रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब तुम्हारा जो मन में चल रहा है ऐसा समझ नहीं होता, ऐसा नहीं कहता है लोग। हाँ, तो यही चीज़ें हैं। तो इस दुनिया में, इस संसार में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं और अलग अलग विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। यह धर्म की बात नहीं हो रही है, अलग अलग धर्म की बात नहीं हो रही है। सभी धर्मों में इस प्रकार के विचारधारा वाले लोग हो सकते हैं और आपको भी इसमें से आप लोगों को भी सब विचारधारा में से कुछ बातें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि नहीं ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कोई एक दो बात आपको खराब भी लग रहा हो,
क्यों क्यों खराब लग रहा है? फिर ये चीज़ यही कह रहा है कि आपको कोई चीज़ क्यों खराब लग रहा है, क्योंकि आपको उसका उपयोग नहीं है। क्या गलत बोल रहे हैं? अभी हमने किसी में पढ़ा दे कि रामायण महाभारत गीता पुराण पढ़ना चाहिए, ठीक है, आप लोग भी खुश हो जाइए, पढ़ना चाहिए। इसमें कुछ भाई है जो मुस्लिम है, तो क्या वो खुश होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं है। हम बोल देंगे कुरान पढ़ो तो वो खुश हो जाएंगे, बाकी लोग कहेंगे चाचा कोई बात नहीं, वो उसके लिए बोल रहे हैं। तो एक ही चीज़ जो दुनिया में है, दिखता है, सब कुछ है, वो किसी के लिए अच्छा हो सकता है और किसी के लिए खराब हो सकता है। यानी अपने जगह पर सब चीज़ सही है, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी को हम लोग परियोजनवादी बोलते हैं। परियोजना नहीं कर रहा है, परियोजना पर चल रहा है। कौन परियोजना के हिसाब से है? भाई नाम में समझ में आ रहा है ना कि एक परियोजना है, ठीक है। परियोजन शब्द वही से बना हुआ लगभग। तो हम शिक्षण विधि की बात कर रहे थे। तो जनरली आपको टीचर ट्रेनिंग में शिक्षण विधि जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हाँ, शिक्षण विधि जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक आगमन होता है, आगमन विधि होता है, और एक निगमन विधि होता है। ये आपको 2-3 बार आ चुका है, लेकिन हम बोले थे कि बाद में बता देंगे। चलिए हम अभी बता देते हैं। ये दोनों आपको विधि होता है। ये आगामी आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, उसमें 1 नंबर तो ये पूछता ही पूछता है, ठीक है। इसलिए अभी इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए, आगमन विधि का मतलब होता है, आगमन विधि का मतलब होता है कि किसी चीज़ आप जब बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा को पढ़ाने से पहले उसका एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। एग्जाम्पल दे देना। जैसे मान लीजिए कि आप कहेंगे कि पेड़ श्वसन करती है, पेड़ श्वसन करती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे दिए, ठीक। अब ये एग्जाम्पल हो गया। आप पहले क्या किए, बच्चा को बोल दिए कि पेड़ क्या है, पेड़ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। आपने ऐसा कहा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करती है, छोड़ती है। तो ये डायरेक्ट बच्चा को एग्जाम्पल दे दिए और इसके बारे में बाद में बताए। यानी बच्चा को फिर बाद में कहें कि पौधा के पत्ता होता है, पत्ता में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से मतलब पेड़ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमसे अवशोषित करता है और बाद में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ये प्रक्रिया आपने बाद में बताया, और एग्जाम्पल पहले दे दिया। हाँ, उसी को हम लोग आगमन विधि बोलते हैं, ठीक है। एक और हम थोड़ा सा सस्ता, मतलब सस्ता क्या करने का मतलब, थोड़ा सा और हल्का एग्जाम्पल बताते हैं। थोड़ा सा और हल्का एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं। आगमन क्या होता है? मान लीजिए कि आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं, सीधे बोल दिए मैथ पढ़ा रहे हैं। आप बोल दिए हाँ, a² + b² + 2ab + b², ठीक है। ये जो होता है a + b का होल स्क्वायर होता है। आपने बच्चा को सीधा बता दिया, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल हो गया, डायरेक्ट इसका कंक्लूजन बता दिए। ये कैसे होगा, ये तो लंबा चौड़ा बनेगा ना। ये ना बता के आप डायरेक्ट बच्चा को सीधा एग्जाम्पल बता दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं आगमन विधि, ठीक है। तो आगमन विधि की प्रवृत्ति कैसा होता है? तो आगमन विधि का प्रवृत्ति होता है, बोलेगा आगमन विधि का प्रवृत्ति कैसा होता है? तो होता है जटिल से सरल की ओर, ठीक है। यानी पहले जटिल चीज बता दिए, बाद में उसको सरलीकरण किए, बाद में उसको समझाए, ठीक है। तो जटिल से सरल की ओर जाना ही आगमन विधि कहलाता है, ठीक है। और निगमन क्या होता है? निगमन का मतलब होता है आप सब कुछ बता दिए, हाँ, तब आपने कहा कि जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो राम क्या है? नाउन है, ठीक है। राम नाउन है, हाँ। राम ईट्स मैंगो आप लिखते हैं, आप ईट्स मैंगो। अब इसका सारा चीज़ आपने मतलब इसका सारा ग्रामर्स का रूल बता दिए आप, और तब आप बाद में एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में लिखो ये, तो सारा चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो वो कहलाता है निगमन विधि। तो समझ में आ गई होगी आगमन विधि। आगमन विधि को
हाँ, और निगमन विधि को, ये दोनों को समझ लेना है। तो बच्चा के लिए कौन विधि अच्छा होता है ज़्यादा? निगमन विधि अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा को ज़्यादा समझा के तब उसका एग्जाम्पल दीजिएगा तो अच्छा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको पहले उसका एग्जाम्पल ही देना पड़ता है, तब उसके बारे में बताना पड़ता है। तो आगमन, हाँ, और निगमन दो विधि है। हाँ, इंडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं और निगमन को डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। दो प्रकार के मेथड्स हैं। सर करेक्ट हाँ, बोलिए बोलिए। करेक्ट मतलब है जो आगमन को बोले हैं जटिल से सरल की ओर, हाँ, तो निगमन का क्या मतलब है इसका? सरल से जटिल की ओर, मूर्त से, हाँ, सरल से, हाँ, मूर्त, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मूर्त, इसमें हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, इसमें हो जाएगा अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त में तो जानते हैं ना, जो चीज हमको दिखाई दे रहा है, क्या? अमूर्त से मूर्त की ओर क्या कोई एग्जाम्पल हो सकता है? ठीक है, सरल से मतलब इसमें जटिल, इसमें सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, ऐसे होता है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, खाली मतलब समझ जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या होगा। आगमन विधि जिसमें हम डायरेक्ट पहले एग्जाम्पल देते हैं, बच्चा को समझाते बाद में हैं, उसे हम लोग आगमन बोलते हैं। और निगमन में क्या होता है कि पहले सब कुछ समझाते हैं, बाद में एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग निगमन विधि कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षण की दो विधियाँ फेमस है, आगमन विधि और निगमन विधि। तो क्लियर हो गया। चलिए, अब प्रयोजनवाद का शिक्षण विधि क्या है जान जाइए। प्रयोजनवाद शिक्षण की प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रखने तथा अनुभवों का निर्माण करने पर बल देता है। इसके अनुसार बालक को कुछ करना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि बालक स्वयं करके सीखता है। प्रयोजनवाद से प्रेरित होकर ही प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रमुख शिक्षण विधियाँ अनुभव द्वारा सीखना, बाल केंद्रित क्रियाएं, प्रोजेक्ट विधि, खोज विधि, रचनात्मक कार्य इत्यादि है। अब अनुभव द्वारा सीखना, तो बच्चा क्या है, बहुत सारे चीज़ को आप अनुभव से सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, यानी कुछ भी हो वो उसमें बच्चा ही मेन केंद्र में है, बच्चा ही मेन केंद्र। जैसे में शादी होता है तो केंद्र में कौन होता है? दूल्हा होता है और दुल्हन होता है, नहीं, ये सेंटर में होता है। बाकी सारे लोग, बाराती, घर वाला, पापा मम्मी, सब क्या होता है, ये इसकी सेवा में लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चा ही मेन में रहेगा, केंद्र में रहेगा, उसके सामने ज़्यादा किसी का वैल्यू नहीं है। सबसे बेसिक कैमरा किस पर रहेगा? इस पर रहेगा, बच्चा पर। तो इसी को बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम कैसा है? बाल केंद्रित है, न कि शिक्षक केंद्रित है, न ही सिलेबस केंद्रित है। तो बाल केंद्रित है। प्रोजेक्ट विधि जन्मे करते हैं, किसी चीज़ का प्रोजेक्ट बनाने से बच्चा ज़्यादा चीज़ सीखता है। नहीं, अभी सरकारी में तो कम होता है, लेकिन प्राइवेट में देखिएगा बच्चा सब प्रोजेक्ट बना बना के ले जाता है। ठीक है, खोज विधि मतलब नया नया कुछ करना। हाँ, रचनात्मक के मतलब होता है कि आइडिया को लगाना, एक आइडिया देना, न्यू आइडिया देना। ठीक है, यही है। तो प्रयोजनवाद में शिक्षक को क्या माना जाता है? सलाहकार माना जाता है, पथ प्रदर्शक माना जाता है तथा मित्र माना जाता है प्रयोजनवाद में। ठीक है, ये शिक्षक को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं और इसके अनुसार शिक्षक को कक्षा में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें बालक की समस्या स्वयं अनुभव पर कर ले। यानी आपका जो दायित्व है, एक ऐसा माहौल को तैयार करना है जिसमें बच्चा बहुत चीज़ खुद ब खुद सीख ले, खुद ब खुद जान जाए, अपने समस्या का समाधान खुद कर ले। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना कहलाता है ऐसे मतलब इस प्रयोजनवाद में। ठीक है, अब हम लोग प्रयोजनवाद को ख़त्म ही करने वाले हैं। चलिए, ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम कैसा होता है ये जान लीजिए। प्रयोजनवादी छात्र के जीवन में उपयोगी पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। उपयोगी पाठ्यक्रम का मतलब है वही चीज़ पढ़े जो लाइफ में काम आने वाला हो। इसके अनुसार पाठ्यक्रम व्यवहारिक होना चाहिए। ये अपने पाठ्यक्रम में निम्न विषयों के शिक्षण को महत्वपूर्ण मानते हैं: भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, भूगोल, इतिहास, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान इत्यादि। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित विचारों पर जोर देते हैं। उपयोगिता के सिद्धांत, यानी प्रयोजनवादी लोग क्या करते हैं, पाठ्यक्रम में वही विषय पढ़ाना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हो। रुचि का सिद्धांत, इनका विचार यही है कि बालक को वही पढ़ाइए जो उसको रुचि है, उसकी रुचि के अनुसार चीज़ें दिया जाए। अनुभव का सिद्धांत, ये प्रयोजनवादी करके सीखने और अनुभव के द्वारा सीखने पर बल देते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, प्रयोजनवादी के अनुसार बुद्धि एवं ज्ञान में एकीकरण होना चाहिए, अतः पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों में विभाजित नहीं करना चाहिए। बुद्धि और ज्ञान अलग अलग चीज़ें होता है। हाँ,
बुद्धि और ज्ञान अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है, दोनों में एकीकरण होना चाहिए। मतलब आदमी बहुत नहीं कहता है कि पढ़ लिख लिया लेकिन बुद्धि बैले लेखा है, बहुत लोग एग्जाम्पल देता है, नहीं पढ़ लिख के बैतल है। तो ऐसा कहने का मतलब क्या होता है कि हाँ, ज्ञान है उसके पास लेकिन बुद्धि नहीं है। तो वो दोनों में अगर सामंजस्य रहेगा, दोनों समान रहेगा, एकीकरण रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी आदमी जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसके लफ्ज़ों में, उसकी बातों में, उसके व्यवहार में वो पढ़ाई लिखाई झलकना चाहिए। नहीं तो क्या मतलब है कोई इंटर किया हुआ है, या कोई एमए किया हुआ है, कोई एमएससी किया हुआ है, या कोई पीएचडी किया हुआ है। अंतर होना चाहिए। अगर होता है तभी आपके एजुकेशन को सफल माना जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, ठीक है। एक और बात बचा है, ये मानवतावाद है। इसके बाद हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा, यूनिट 3 में आ जाएंगे। यूनिट 2 में हम लोग केवल वाद फिलोसफी पढ़ रहे थे। हाँ, एक चीज़ और अद्वैत दर्शन भी पढ़ा है। आप लोग पता करके आइए कि दर्शन कितने हमारे हमारे धर्म में है। दर्शन 6 दर्शन है, दर्शन भी पढ़ना है। दर्शन करके लास्ट हो जाएगा, यानी 2 कल खत्म हो जाएगा, यानी कल खत्म हो जाएगा। परसों हम लोग शैक्षिक समाजशास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको एकदम न्यू लगता होगा ना, क्योंकि ये चीज़ अभी कभी जाने नहीं। एक बार ये आप समझ लीजिएगा, एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन भी से कुछ करा दिया जाएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये इसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज ये क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में, ठीक है।